शहर की चमचमाती सड़कों के बीच दिल्ली के हौज खास की तंग गलियों में एक छोटा सा फ्लैट था, जहां 24 साल की मेघना अपनी जिंदगी को नए सिरे से संवारने की कोशिश कर रही थी। मेघना एक साधारण लड़की थी, मध्यम वर्गीय परिवार से, जिसके सपने बड़े थे लेकिन जेब छोटी। उसने हाल ही में एक छोटी सी मार्केटिंग फर्म में नौकरी शुरू की थी। उसका चेहरा भोला था, आंखों में एक अनकही चमक जो सपनों और उम्मीदों से भरी थी। लेकिन उसकी जिंदगी में एक तूफान आने वाला था, जिसकी उसे भनक तक नहीं थी। शुरुआत, एक अनजान खतरा। मेघना का दिन सामान्य था। सुबह 9 बजे ऑफिस के लिए निकलना, ट्रैफिक की भीड़ में मेट्रो में धक्के खाना और फिर ऑफिस में अपने डेस्क पर बैठकर क्लाइंट्स के लिए प्रेजेंटेशन तैयार करना। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। ऑफिस में उसकी मुलाकात अभय से हुई, जो उसकी फर्म का नया क्लाइंट था। अभय एक चार्मिंग, स्मार्ट और आत्मविश्वास से भरा हुआ शख्स था। उसकी बातों में एक अजीब सी ठहराव थी जो मेघना को थोड़ा असहज कर गया। फिर भी उसने इसे नजरअंदाज किया। अभय ने मेघना को अपने प्रोजेक्ट के लिए कुछ एक्स्ट्रा काम सौंपा और कहा, मेघना, तुम्हारी प्रेजेंटेशन स्किल्स कमाल की हैं। क्या तुम मेरे साथ आज रात डिनर पर चल सकती हो? कुछ काम की बातें भी हो जाएंगी। मेघना ने हल्का सा मुस्कुराते हुए मना कर दिया। सॉरी सर, आज मैं थोड़ा बिजी हूं, शायद अगली बार। अभय ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी जो मेघना को समझ नहीं आई। उस रात जब मेघना अपने फ्लैट में लौटी, उसे एक अनजान नंबर से मैसेज आया। तुम बहुत अच्छी लड़की हो मेघना, लेकिन सावधान रहना, हर कोई तुम्हारी तरह भोला नहीं होता। मैसेज के साथ एक फोटो थी, उसकी ऑफिस के बाहर मेट्रो स्टेशन पर खड़ी हुई। मेघना के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत नंबर ब्लॉक किया, लेकिन मन में एक डर बैठ गया। साजिश का जाल अगले कुछ दिन मेघना के लिए अजीब थे। उसे लगातार अनजान नंबरों से मैसेज आने लगे। कभी उसकी तस्वीरें, कभी उसके ऑफिस की और कभी कभी तो उसके फ्लैट के बाहर की तस्वीरें। हर मैसेज के साथ एक धमकी होती थी, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो ये तस्वीरें तुम्हारे परिवार और दोस्तों तक पहुंच जाएंगी। मेघना घबरा गई। उसने अपने दोस्तों से बात करने की कोशिश की, लेकिन डर था कि कहीं कोई गलत न समझ ले। उसने अपने माता पिता को भी नहीं बताया, क्योंकि वो छोटे शहर से थे और उनकी सोच पुरानी थी। मेघना को डर था कि अगर ये बात उनके कानों तक पहुंची तो वो उसे दिल्ली छोड़कर वापस गांव बुला लेंगे। एक दिन जब वो ऑफिस से लौट रही थी, उसे एक और मैसेज आया। इस बार मैसेज में एक जगह और समय लिखा था। रात 9 बजे हौज खास की गली नंबर 7, अकेले आना। अगर नहीं आई तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेघना का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सोचा कि पुलिस को बताए, लेकिन फिर डर गया कि अगर ये तस्वीरें लीक हो गईं तो उसकी इज्जत, उसका आखिर सब खत्म हो जाएगा। आखिरकार उसने फैसला किया कि वो उस जगह पर जाएगी और देखेगी कि आखिर ये लोग चाहते क्या हैं। मुलाकात और ब्लैकमेल। रात के 9 बजे हौज खास की गली नंबर 7 में मेघना एक सुनसान कोने में खड़ी थी। ठंडी हवा चल रही थी और उसका दिल डर से कांप रहा था। तभी एक कार रुकी और उसमें से 2 लड़के उतरे, अभय और उसका दोस्त रोहन। रोहन का चेहरा सख्त था और उसकी आंखों में एक क्रूरता थी जो मेघना को और डरा गई। क्या चाहिए तुम लोगों को? मेघना ने हिम्मत जुटाकर पूछा। अभय ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो मेघना, हम बस थोड़ा मजा चाहते हैं। तुम्हारी कुछ तस्वीरें हमारे पास हैं। अगर तुम चाहती हो कि ये तस्वीरें किसी और तक ना पहुंचे तो हमारे साथ थोड़ा समय बिताओ। मेघना का गुस्सा और डर एक साथ उबल पड़ा। तुम लोग इतने नीचे गिर सकते हो? मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। रोहन ने ठहाका लगाया। अच्छा, फिर ये तस्वीरें तुम्हारे बॉस को भेज दूं या फिर तुम्हारे पापा को? सोच लो मेघना, तुम्हारी इज्जत हमारे हाथ में है। मेघना की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी में ऐसा दिन आएगा। वो चुपचाप खड़ी रही, सोच रही थी कि अब क्या करे। अभय ने उसका कंधा पकड़ा और कहा, घबराओ मत, बस एक रात की बात है, फिर हम तुम्हें छोड़ देंगे। डर और हिम्मत का टकराव। मेघना ने अपने आप को संभाला। उसने सोचा, अगर वो इनके सामने झुकी तो ये लोग उसे बार बार ब्लैकमेल करेंगे। उसने अपने बैग से फोन निकाला और रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। फिर उसने अभय से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, लेकिन पहले मुझे बताओ, तुमने मेरी तस्वीरें कैसे ली और तुम चाहते क्या हो? अभय और रोहन ने एक दूसरे की ओर देखा और हंसने लगे। अभय ने कहा, तुम बहुत स्मार्ट बन रही हो, लेकिन ठीक है, मैं बताता हूं। हमने तुम्हारी तस्वीरें तुम्हारे ऑफिस के सीसीटीवी से ली।
और कुछ तस्वीरें हमने खुद खींची। तुम्हारी जिंदगी हमारे कंट्रोल में है। बाय ठीक कोस्तानी दैट डिलीट्स दैट। मेघना ने रिकॉर्डिंग चलती रहने दी। उसने हिम्मत जुटाई और कहा, तुम लोग गलत कर रहे हो। अगर मैंने ये रिकॉर्डिंग पुलिस को दी तो तुम दोनों जेल में होगे। रोहन गुस्से में आगे बढ़ा, लेकिन अभय ने उसे रोका। ठीक है मेघना, तुम जीत गई, लेकिन यह मत भूलो कि हमारे पास तुम्हारी तस्वीरें हैं। अगर तुमने पुलिस को कुछ बताया तो हम तुम्हारी जिंदगी नर्क बना देंगे। मेघना ने कहा, देखो मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूं। मेरी तस्वीरें डिलीट करो और मैं ये रिकॉर्डिंग डिलीट कर दूंगी। अभय और रोहन ने एक दूसरे की ओर देखा। वो समझ गए कि मेघना डरने वाली नहीं है, लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने वाले भी नहीं थे। अभय ने कहा, ठीक है हम सोचेंगे, लेकिन अभी के लिए तुम चुप रहो। जाल से निकलने की कोशिश मेघना उस रात अपने फ्लैट लौटी, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसने रिकॉर्डिंग को अपने लैपटॉप में सेव किया और एक दोस्त को भेज दिया जिस पर उसे भरोसा। मेघना की जिंदगी में अब एक नई सुबह थी। अभय और रोहन की गिरफ्तारी के बाद उसका आत्मविश्वास लौट रहा था। उसने एनजीओ में काम शुरू किया था, जहां वो ऐसी लड़कियों की मदद करती थी जो ब्लैकमेलिंग और उत्पीड़न का शिकार होती थी। उसका काम उसे सुकून देता था, क्योंकि वो अब दूसरियों की जिंदगी में रोशनी ला रही थी। लेकिन जैसा कि जिंदगी में अक्सर होता है, शांति हमेशा नहीं रहती। मेघना की जिंदगी में एक नया तूफान दस्तक देने वाला था। एक नया चेहरा मेघना की जिंदगी में अब रूटीन बन गया था। सुबह जल्दी उठना, एनजीओ के ऑफिस जाना और वहां पीड़ित लड़कियों के साथ वक्त बिताना। उसका बॉस अनुराधा मैडम एक 45 साल की सख्त मिजाज लेकिन दयालु महिला थी, जिन्होंने मेघना को हमेशा सपोर्ट किया। एक दिन अनुराधा ने मेघना को अपने केबिन में बुलाया। मेघना, तुम्हारा काम बहुत अच्छा है। हमारे एक नए प्रोजेक्ट के लिए एक वॉलंटियर चाहिए जो दिल्ली के बाहर नोएडा में काम कर सके। क्या तुम तैयार हो? अनुराधा ने पूछा। मेघना ने हामी भरी। उसे लगा कि ये एक नया मौका है अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाने का। उसने नोएडा में एक छोटा सा किराए का फ्लैट लिया और वहां काम शुरू किया। वहां उसकी मुलाकात राघव से हुई, जो एनजीओ का एक और वॉलंटियर था। राघव की उम्र करीब 28 साल थी और वो एक जिंदा दिल, हंसमुख इंसान था। उसकी बातों में एक अजीब सी गर्माहट थी जो मेघना को अच्छी लगती थी। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। राघव मेघना को हंसाना जानता था। वो छोटी छोटी बातों पर मजाक करता और मेघना को लगता कि उसकी जिंदगी में फिर से रंग भर रहे हैं। लेकिन मेघना का दिल अभी भी उस पुराने डर को भूल नहीं पाया था। वो राघव पर भरोसा करना चाहती थी, एक के अमन कई आता चाहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे डर था कि क्या वो किसी पर फिर से यकीन कर पाएगी। अतीत का साया। एक दिन जब मेघना और राघव नोएडा के एक कैफे में बैठे थे, मेघना के फोन पर फिर से एक अनजान नंबर से मैसेज आया। तुम्हें लगा कि तुम बच गई, खेल अभी बाकी है मेघना। मैसेज के साथ एक तस्वीर थी, उसकी और राघव की, उसी कैफे में कुछ मिनट पहले की। मेघना का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने फोन राघव को दिखाया और उसका डर फिर से जाग उठा। ये कैसे हो सकता है? अभय और रोहन तो जेल में हैं। मेघना की आवाज कांप रही थी। राघव ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मेघना शांत हो जाओ, मुझे बताओ ये सब क्या है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेघना ने हिचकते हुए राघव को अपनी पुरानी कहानी सुनाई, अभय और रोहन के ब्लैकमेलिंग से लेकर पुलिस की कार्रवाई तक। राघव ने ध्यान से सुना और फिर कहा, मेघना ये कोई तीसरा शख्स हो सकता है, शायद अभय और रोहन का कोई साथी। हमें सावधान रहना होगा। नया जाल। मेघना ने फिर से विशाल को फोन किया। विशाल अब दिल्ली में डीसीपी बन चुका था और उसने तुरंत अपनी टीम को अलर्ट किया। उसने मेघना को सलाह दी कि वो अपने रूटीन में कोई बदलाव न करे, उसकी ताकि वो उस शख्स को पकड़ सकें जो उसे परेशान कर रहा है। अगले कुछ दिन मेघना के लिए मुश्किल थे। उसे हर पल लगता कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। वो कैफे में, सड़क पर, यहां तक कि अपने फ्लैट के बाहर भी असहज महसूस करती थी। राघव ने उसका साथ नहीं छोड़ा। वो हर समय मेघना के साथ रहता और उसे हिम्मत देता। लेकिन मेघना को एक बात खटक रही थी, राघव इतना सपोर्टिव क्यों है? क्या वो सचमुच इतना अच्छा है या इसके पीछे भी कोई साजिश है? एक रात मेघना को फिर से एक मैसेज आया। इस बार मैसेज में एक वीडियो था, उसके पुराने ऑफिस की एक सीसीटीवी फुटेज, जिसमें वो अभय के साथ बात कर रही थी। मैसेज में लिखा था, अगर तुमने पुलिस को कुछ बताया तो ये वीडियो वायरल हो जाएगा। और हाँ,
अपने दोस्त राघव पर इतना भरोसा मत करो। मेघना का दिमाग सुन्न हो गया। उसने राघव को वीडियो दिखाया और गुस्से में पूछा, तुम कौन हो राघव? क्या तुम भी इस साजिश में शामिल हो? राघव हैरान रह गया। उसने मेघना को शांत करने की कोशिश की और कहा, मेघना, आखा ना, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं इसमें शामिल नहीं हूं, लेकिन ये लोग जानबूझकर तुम्हें मुझ पर शक करने के लिए उकसा रहे हैं। सच्चाई का पीछा मेघना ने फैसला किया कि वो अब और डर कर नहीं जिएगी। उसने विशाल के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। उन्होंने उस अनजान नंबर को ट्रैक किया और पता चला कि मैसेज एक साइबर कैफे से भेजे जा रहे थे। विशाल की टीम ने उस साइबर कैफे पर छापा मारा और वहां से एक लड़के को पकड़ा जिसका नाम कर्ण था। कर्ण अभय का पुराना दोस्त था, जो जेल से छूटने के बाद अभय की सजा का बदला लेना चाहता था। कर्ण ने पूछताछ में बताया कि अभय ने जेल से उसे मेघना को परेशान करने का ऑर्डर दिया था। उसने ये भी कबूल किया कि उसने राघव पर शक डलवाने की कोशिश की थी ताकि मेघना अकेली पड़ जाए। आखिरी सबक कर्ण की गिरफ्तारी के बाद मेघना की जिंदगी फिर से पटरी पर आई। उसने राघव से माफी मांगी और उसकी दोस्ती को और कद्र करने लगी। उसने अपने एनजीओ के काम में और मेहनत शुरू की और धीरे धीरे अपनी जिंदगी को फिर से संवारा। लेकिन इस बार मेघना ने एक सबक सीखा था, डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। उसने अपने अनुभव को एक किताब में लिखना शुरू किया ताकि दूसरी लड़कियां भी उसकी कहानी से हिम्मत ले सकें। उसकी किताब का नाम था साये से रोशनी तक। मेघना अब सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो एक प्रेरणा बन चुकी थी। उसने न सिर्फ अपने डर को हराया बल्कि दूसरों को भी सिखाया कि हिम्मत और सच का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मेघना की जिंदगी अब एक नई दिशा में बढ़ रही थी। कर्ण की गिरफ्तारी और अभय के जेल से दिए गए निर्देशों का खुलासा होने के बाद मेघना को लगने लगा था कि अब वो सचमुच आजाद है। उसकी किताब साये से रोशनी तक लिखने की प्रक्रिया में थी और वो अपने अनुभवों को शब्दों में पिरो रही थी। एनजीओ में उसका काम भी जोरों पर था और राघव के साथ उसकी दोस्ती अब पहले से कहीं ज्यादा गहरी हो चुकी थी। लेकिन जैसा कि जिंदगी में होता है, शांति कभी पूरी तरह से स्थायी नहीं होती। मेघना की जिंदगी में एक आखिरी साया अभी भी बाकी था, जो उसे पूरी तरह से आजादी नहीं दे रहा था। नई शुरुआत, पुराना डर। मेघना अब नोएडा में अपने नए फ्लैट में पूरी तरह से सेटल हो चुकी थी। उसका दिन व्यस्त रहता। सुबह एनजीओ में काम, दोपहर को पीड़ित लड़कियों के साथ काउंसलिंग सेशन और रात को अपनी किताब के लिए लिखना। राघव अक्सर उसके साथ समय बिताता और दोनों मिलकर नोएडा की गलियों में चाय की टपरी पर गपशप करते। मेघना को अब जिंदगी हल्की लगने लगी थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन के किसी कोने में एक बेचैनी अभी भी थी। उसे लगता था कि उसकी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। एक दिन जब वो एनजीओ के ऑफिस से लौट रही थी, उसे एक लिफाफा मिला। लिफाफे पर कोई नाम या पता नहीं था, बस उसका नाम लिखा था, मेघना। उसने लिफाफा खोला और अंदर एक पुरानी तस्वीर थी, उसकी और अभय की, उसी रात की जब वो हौज खास की गली नंबर 7 में मिले थे। तस्वीर के पीछे लिखा था, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई मेघना। मेघना के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत विशाल को फोन किया और सारी बात बताई। विशाल ने उसे तुरंत नोएडा पुलिस स्टेशन बुलाया। वहां मेघना ने लिफाफा और तस्वीर पुलिस को सौंपी। विशाल ने कहा, मेघना, यह कोई नया शख्स हो सकता है या फिर अभय का कोई और साथी, लेकिन तुम घबराओ मत, हम इस बार इसे जड़ से खत्म करेंगे। साये का पीछा विशाल ने अपनी टीम को तस्वीर की जांच के लिए लगाया। फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चला कि तस्वीर हाल ही में प्रिंट की गई थी, जिसका मतलब था कि कोई अभी भी मेघना की जिंदगी में दखल दे रहा था। विशाल ने मेघना को सलाह दी कि वो अपने आसपास के लोगों पर नजर रखे, क्योंकि ये कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो उसके करीब हो। मेघना का मन अब हर किसी पर शक करने लगा था। उसने राघव को भी शक की नजर से देखना शुरू किया। क्या वो वाकई इतना भरोसेमंद था? उसने एनजीओ के अपने सहकर्मियों पर भी नजर रखनी शुरू की, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे एक और लिफाफा मिला। इस बार लिफाफे में एक यूएसबी ड्राइव थी और उसमें एक ऑडियो फाइल थी। ऑडियो में एक भारी दबी हुई आवाज थी, मेघना, तुमने बहुत गलती की। तुमने अभय को जेल भेजा, लेकिन तुम भूल गई कि उसका नेटवर्क कितना बड़ा है। अब तुम्हारी किताब तुम्हारी सबसे बड़ी गलती बनने वाली है। मेघना डर गई। उसकी किताब अभी पब्लिश भी नहीं हुई थी, लेकिन किसी को उसकी किताब के बारे में पता था। उसने राघव को यह बात बताई
और राघव ने उसे सुझाव दिया कि वो अपनी किताब का ड्राफ्ट किसी को न दिखाए। लेकिन मेघना को अब राघव पर भी पूरा भरोसा नहीं था। उसने फैसला किया कि वो इस बार अकेले ही इस साये का पीछा करेगी। सच्चाई का सामना मेघना ने अपनी किताब का ड्राफ्ट अपने लैपटॉप में सेव रखा था और उसने उसकी एक कॉपी अपने एक पुराने दोस्त नेहा को भेज दी थी, जो एक जर्नलिस्ट थी। नेहा ने मेघना को सलाह दी कि वो अपनी कहानी को पब्लिश करने से पहले सावधानी बरते। नेहा ने कहा, कहानी बहुत पावरफुल है, लेकिन ये लोग तुम्हें चुप कराने की कोशिश करेंगे। तुम्हें अपने आसपास के लोगों पर नजर रखनी होगी। मेघना ने नेहा की सलाह मानी और अपने एनजीओ के ऑफिस में एक छिपा हुआ कैमरा लगवाया। उसने अपने फ्लैट में भी एक छोटा सा सर्विलांस सिस्टम लगाया। कुछ दिनों बाद उसे अपने फ्लैट के कैमरे में एक चौंकाने वाली चीज दिखी। एक रात जब वो घर पर नहीं थी, कोई उसके फ्लैट में घुसा था। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि अनुराधा मैडम थी। मेघना का दिमाग सुन्न हो गया। अनुराधा, जिसे वो अपनी मेंटर मानती थी, वो इस साजिश में शामिल थी। उसने तुरंत विशाल को यह फुटेज भेजी। विशाल ने अनुराधा को पूछताछ के लिए बुलाया। अनुराधा ने पहले तो इनकार किया, लेकिन जब पुलिस ने उनके फोन और लैपटॉप की जांच की तो पता चला कि वो अभय के एक पुराने पार्टनर विक्रम के संपर्क में थी। विक्रम एक बड़ा क्रिमिनल था जो ब्लैकमेलिंग और साइबर क्राइम के धंधे में शामिल था। अनुराधा को विक्रम ने मोटी रकम देकर मेघना की जासूसी करने के लिए कहा था। अंतिम जंग विशाल ने विक्रम को पकड़ने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया। मेघना को इस बार पुलिस की मदद से एक जाल बिछाने के लिए कहा गया। उसने जानबूझकर अपनी किताब का एक फर्जी ड्राफ्ट लीक किया, जिसमें उसने कुछ ऐसी बातें लिखी जो विक्रम को गुस्सा दिला सकती थी। जैसा कि उम्मीद थी, विक्रम ने मेघना को फिर से धमकाने की कोशिश की। उसने उसे एक सुनसान जगह पर बुलाया, लेकिन इस बार मेघना तैयार थी। पुलिस ने उस जगह को घेर लिया था। जब विक्रम वहां पहुंचा, पुलिस ने उसे दबोच लिया। पूछताछ में विक्रम ने कबूल किया कि वो अभय का बॉस था और उसने ही मेघना को ब्लैकमेल करने का पूरा प्लान बनाया था। अनुराधा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। नई रोशनी विक्रम और अनुराधा की गिरफ्तारी के बाद मेघना की जिंदगी में सच्ची शांति आई। उसकी किताब आखिरकार पब्लिश हुई और उसने हजारों लड़कियों को प्रेरित किया। मेघना ने अपने एनजीओ में एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें वो साइबर क्राइम और ब्लैकमेलिंग के खिलाफ जागरूकता फैलाने का काम करने लगी। राघव के साथ उसकी दोस्ती अब एक गहरे रिश्ते में बदल चुकी थी। दोनों ने मिलकर एक नई जिंदगी शुरू की, जहां डर की कोई जगह नहीं थी। मेघना ने अपने माता पिता को भी अपनी पूरी कहानी बताई और उन्होंने उसे गर्व से गले लगाया। मेघना की कहानी अब सिर्फ उसकी नहीं थी,